नमस्कार दोस्तों, और मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एम के गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि हमने सेकंड वीडियो जो डाला था वो था भारत का विस्तार और भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। तब हमने आपसे वादा किया था कि उसका जो नेक्स्ट चरण है उस टॉपिक का, वो था भारत के विभाजन, भौतिक विभाजन। दोस्तों, आज उसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है सही है, बिल्कुल आप उससे संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेल आइकन दबा करके। तो शुरुआत करते हैं समय को बिल्कुल व्यर्थ न गवाते हुए आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है भारत के वो भौतिक विभाजन, यानी भारत के भू आकृतिक प्रदेश। दोस्तों, भारत के 6 भौतिक विभाजन किए गए हैं। 6 भौतिक विभाजन में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश की, उसके बाद विशाल मैदान, तीसरा जो है उसका विभाजन हुआ है थार के मरुस्थल के रूप में, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा भारत के तटीय मैदान, और लास्ट में जो उसका विभाजन हुआ है द्वीपीय समूह के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। दोस्तों, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें संपूर्ण हिमालय का भाग आता है, उसका वर्णन किया जाता है। और इसके जो इस भाग में विश्व की सबसे नवीनतम सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। हिमालय भी जो है सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियों का ही एक भाग है। तो दोस्तों, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 250 से 400 किलोमीटर है। और इसको जो है अन्य कई नाम दिए गए हैं, उसमें जो है बर्फीले हिमालय भी इसको नाम दिया गया है। संपूर्ण हिमालय को भी हम 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम जो है इसका भाग करेंगे महा हिमालय के रूप में, जो इसकी लंबाई चौड़ाई और पर्वतों की जो ऊंचाई है उसके आधार पर इसको हम बांट रहे हैं। तो सबसे पहला है महा हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय और उसके बाद है उप हिमालय। यानी हम इसको आज यहाँ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 डिवीजन करके पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम महा हिमालय की। महा हिमालय सबसे उत्तरी पर्वतमाला है। इसको ट्रांस हिमालय के नाम से, बर्फीले हिमालय के नाम से, और बात करते हैं हिमाद्री के नाम से, इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों, इसका फैलाव, इसका जो विस्तार है, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार है, जो लगभग 2500 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला हुआ है। दोस्तों, इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, तो इसमें 6000 से लेकर के 7000 मीटर तक की ऊंची पर्वत चोटियाँ औसतन पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः 40 चोटियाँ तो ऐसी हैं जो 7000 मीटर की औसत में पाई जाती हैं। बात करते हैं कुछ ऐसी जो विश्व प्रसिद्ध चोटियाँ हैं, जो सबसे ऊंची चोटियों में भी उनका नाम शुमार है। तो वो 7 से 8 प्रकार की चोटियाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट इसी का भाग है, जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा है, गॉडविन आस्टीन है, आपके धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है और नंदा देवी है, इत्यादि जो पर्वत चोटियाँ हैं वो लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई से जो है ऊपर ही पाई जाएगी। मित्रों, जो महा हिमालय के बाद जो हमारा पार्ट आता है लघु हिमालय की, जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और ये महा हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, इसमें जो है 80 से 100 किलोमीटर की लंबाई वाली जो है क्षेत्रफल इसमें लिया जाता है, और 3000 से लेकर के 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाली पर्वत चोटियाँ इसमें शामिल की जाती हैं। इसमें धौलाधर, पीर पंजाल, नागटीबा, मसूरी इत्यादि पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों लघु हिमालय के बाद अगला पार्ट आता है, मतलब उत्तर पर्वतीय प्रदेश को जो हमने 3 भागों में बांटा था। तो सबसे पहला महा हिमालय था, उसके बाद लघु हिमालय, और अब हम बात करेंगे उप हिमालय की। उप हिमालय यह मतलब जो है हिमालय है उसकी सबसे दक्षिणी द्रोणी है। इसको बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है, जो लंबाई चौड़ाई में इसकी जो है 10 से 50 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई चौड़ाई हमें मिलती है। लगभग 1000 मीटर तक की पर्वत चोटियाँ इसमें पाई जाती है, और ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम द्रोणियों के रूप में जो है फैला हुआ है। दोस्तों, महा हिमालय हो चाहे लघु हिमालय हो और चाहे वो उप हिमालय हो, यानी संपूर्ण भाग को हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं।
इसमें जो है जितनी ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती है तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध दर्रे भी पाए जाते हैं। और उन दर्रों में जैसे मुख्यतः जोजिला, शिवकी, काराकोरम, मानानीती आदि ऐसे विश्व प्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं। बात करेंगे भारत के दूसरे भौतिक विभाजन की, वो है विशाल मैदान। चूँकि पर्वतीय प्रदेश से नदियों का उद्गम स्थल है, नदियाँ निकल करके आती है, सिंधु नदी हो चाहे वो गंगा नदी हो, विश्व की विशालतम जो बड़ी नदियाँ हैं वो हमारे हिमालय से निकल करके आती है। वो बिल्कुल उप हिमालय के बाद जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है उसको विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, जो संपूर्ण मैदान नदियों द्वारा निर्मित है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला हुआ है। जो चौड़ाई है वो 150 से लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। विश्व की जो महानतम नदियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं, मतलब उनसे बना हुआ ये मैदान है जो कि लगभग 3200 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला हुआ है। दोस्तों, इससे निकलने वाली जो 2/3 नदियां हैं वो बंगाली खाड़ी में जाती हैं और एक पार्ट बचता है, यानी लगभग 20 से 25% तक की जो नदियां हैं जो उनका प्रवाह है वो जाता है हमारे अरब सागर में। दोस्तों, इससे नदियां जो निकलती हैं वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, रावी, व्यास, सतलज, कई सारी ऐसी नदियां हैं, यमुना, बड़ी बड़ी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। लेकिन इनके बारे में हम आपको एक अलग ही टॉपिक लेंगे, इनका भारत का अपवास क्षेत्र। उसमें हम आपको भारत की संपूर्ण नदियों के प्रवाह के बारे में बताएंगे, उनकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताएंगे और वो किन क्षेत्रों में जाती हैं ये भी बताएंगे। आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा दूसरा पार्ट, हम भारत का विभाजन पढ़ रहे हैं और उसमें जो दूसरा भाग किया गया है वो है विशाल मैदान। और विशाल मैदान की लंबाई चौड़ाई हमने आपको बताई। जो ये नदियों का मैदान है, इन नदियों के मैदानों में भी कई जो है नाम दिए गए हैं, कई इनके भी डिवीज़न किए गए हैं, जैसे भाबर प्रदेश है, तराई प्रदेश है, बांगर प्रदेश है, खादर प्रदेश है। तो बात करते हैं सबसे पहले भाबर प्रदेश की। यह जो हमारा उप हिमालय है, उप हिमालय के पर्वतीय पदीय क्षेत्रों में सतलज नदी से तीस्ता नदी के बीचों बीच 16 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और यहाँ से जब नदियाँ निकलती है तो भारी प्रवाह से निकलती है, भारी वेग से निकलती है, तो अपने साथ कई चट्टानों के टुकड़े, चूर्ण और इत्यादि मतलब गाद लेकर के ये निकलती हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर अधिकतर नदियाँ भूमिगत होकर के बहती हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर नदियाँ भूमिगत होकर के बहती हैं। इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो आता है तराई प्रदेश, जो भाबर के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर जो नदियाँ भूमिगत होकर के आती हैं वो इस क्षेत्र में आते ही स्थल पर निकल आती हैं। ये क्षेत्र बड़ा दलदलीय भी होता है, पानी का जो है यहाँ पर रिसाव रहता है 24 घंटे, तो ये बड़ा दलदलीय होता है। लंबी जड़ें होती है यहाँ पर वृक्षों की पाई जाती है और घास, लंबी घास और जो गुमचुत जो है गुच्छेदार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे विशाल मैदान के नेक्स्ट जो उसका हमने विभाजित किया है जिसको बांगर प्रदेश की। बांगर प्रदेश यानी नदियों के बहाव क्षेत्र में वह ऊंचे भाग जहां नदियों का पानी, चाहे उसमें बाढ़ आ जाए, वो बाढ़ का पानी भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो कि है पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ये नवीन जलोढ़ यानी नदियों द्वारा लाए गए नवीनतम जलोढ़ से नहीं, पुराने जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है, जिसको हम जो है बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। बांगर प्रदेश के बाद जो बात आती है खादर प्रदेश की। बांगर प्रदेश में और खादर प्रदेश में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो बांगर प्रदेश है वो पुराने जलोढ़ों से निर्मित हुए हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता था, और जो खादर प्रदेश है वो नवीनतम जलोढ़ से निर्मित मैदान है, नवीनतम जलोढ़ से मिले हुए मैदान है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है थार का मरुस्थल। भारत का जो भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं उसमें है थार का मरुस्थल। इस भाग को हमने जब भारत के हम मानचित्र पर देखते हैं तो हमें भारत के बिल्कुल पश्चिम में दिखाई देता है, और राजस्थान का अधिकतर भाग जो है थार के मरुस्थल में आता है। दोस्तों, थार के मरुस्थल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो थार का मरुस्थल यानी ये जो भाग है ये पहले इस अवस्था में नहीं था। ये टेथिस सागर का भाग कहा जाता है। यानी पहले यहाँ पानी हुआ करता था, जल हुआ करता था, लेकिन
पृथ्वी में कुछ भूगर्भीय हलचलें ऐसी हुई जिसके कारण आज ये भाग जो है रेतीले क्षेत्र में जो है हमारे सामने आ चुका है। यहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र पाए जाते हैं और कृषि के नाम पर जो है बिल्कुल ही निम्नतम दशाएं यहाँ देखी जा सकती हैं। तापमान बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लगभग 40 से 45 डिग्री तापमान देखा जाता है। और अरावली पर्वत श्रेणियों का जो विस्तार है इसमें अधिकतर पाया जाता है। यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं जिनको बरखान के नाम से भी जाना जाता है। कई यहाँ पर रेत के टीलों के बीच में झीलें पाई जाती है जिनको प्लाया झीलों के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो मरुस्थल है ये राजस्थान के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है और 61% भाग से यानी ये हर साल 1 किलोमीटर फैल रहा है। और जैसा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत अब भारत की जो इसमें जो है वनस्पति उगाई जा रही है, वनस्पति के लिए काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक संस्थान है जोधपुर के अंदर, काजरी संस्थान के द्वारा जो है यहाँ पर वनस्पति के लिए, कृषि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब से जो सतलज नहर लाई गई है उस नहर को यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए या कई अन्य गतिविधियों के लिए जो वनस्पति से युक्त हैं उन गतिविधियों के लिए इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो भारत का भौतिक विभाजन है वो है प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, ये भाग जो प्रायद्वीपीय पठार जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो पुरातन काल में जो टिथिस सागर है उसके दक्षिण में फैले हुए गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग है यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, केरल, कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में इसका विस्तार है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार को भी हम 3 भागों में जो है देखते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण का पठार। दोस्तों, पश्चिमी जो हमारा भाग है इसका प्रायद्वीपीय पठार का, यह सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई और ऊंचाई औसतन 1000 मीटर पाई जाती है। इसमें भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट आदि दर्रे पाए जाते हैं और जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी है वहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा जो कि 2637 मीटर ऊंची है वो भी पाई जाती है। और यहीं पर जो है छोटी पर्वत श्रेणियाँ अन्नामलाई, इलायची इत्यादि, जो पालनी इत्यादि जो है पर्वत श्रेणियों का भी संगम पाया जाता है। यहीं से कई नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, पेरियार इत्यादि नदियाँ भी जो है यहीं से निकलती हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है पूर्वी घाट भी इसके समानांतर ही लगभग 800 किलोमीटर की जो है लंबाई में फैला हुआ है। इसी के समानांतर इसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है, वो इसमें पाई जाती हैं। किंतु 2 पर्वत चोटियाँ नीलगिरी और महेंद्रगिरी वो 1500 मीटर से ऊपर इसमें अपवाद के स्वरूप में पाई जाती है। बाकी जो अन्य पर्वत श्रेणियाँ हैं वो उनका जो औसतन जो ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर है। बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, जो कि है दक्षिण का पठार अत्यंत प्राचीन है, जो गोंडवाना शैलों से, कायंत्री शैलों, आग्नेय शैलों या धारवाड़ क्रम की शैलों से इसका निर्माण हुआ है। यह ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है उससे निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार इत्यादि इसी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो इसका पार्ट है भारत के भौतिक विभाजन का, वो है तटीय भाग, यानी भारत के 2 और जो है तटीय भाग हैं। इसके दोनों तरफ के जो तटीय भाग को इसमें शामिल किया गया है और इसको भी हमने जो है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में बांटा है। पश्चिमी तटीय मैदान में दोस्तों इसकी जो हम लंबाई देखते हैं वो है खंबात की खाड़ी से हम चलेंगे और कुमारी अंतरीप तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है और लगभग जो इसकी ऊंचाई पाई जाती है वो 64 किलोमीटर, चौड़ाई जो पाई जाती है वो 64 किलोमीटर है और ऊंचाई जो पाई जाती है वो 180 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पाई जाती है। यहाँ पर कई झीलें पाई जाती हैं जिनको अनूप झीलों के नाम से भी जाना जाता है और वहीं पर जो है बंदरगाह, जो प्राचीनतम प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो भी पाए जाते हैं। इस मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में
यह उड़ीसा से जो खंबात की खाड़ी है वहाँ तक इसका जो है इसका फैलाव आपको दिखेगा, विस्तार इसका दिखेगा। इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कई झीलें पाई जाती हैं जिनको लेगून के नाम से जाना जाता है। मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट या कलिंग तट या जो है उत्कल तट कहा जाता है तथा दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। जो भारत का अंतिम विभाजन है वो द्वीपीय समूह के रूप में हुआ है। द्वीपीय समूह जैसे कि हमारे बंगाली खाड़ी है, अरब सागर है, इनमें जो पाए जाने वाले जो द्वीप हैं उनको शामिल किया जाता है। दोस्तों, इन द्वीपों को भी हम जैसे तटीय द्वीप और दूरस्थ द्वीप दो अलग अलग भागों में इसको अध्ययन करते हैं। तटीय द्वीप इसमें जो है इसमें कुछ द्वीप है जैसे सागर द्वीप, शार द्वीप, हिलर द्वीप और राम सेतु द्वीप, पाम्बन द्वीप, कोटा द्वीप इत्यादि द्वीप इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें जो है काप मिट्टी से बने हुए भी द्वीप शामिल किए जाते हैं जैसे हैनरे द्वीप, बूचल, एलिफेंटा, पीजन, पीरम, भैंसला इत्यादि द्वीप इसमें शामिल किए जाते हैं। और जो इसका दूसरा जो भाग है द्वीपीय समूह का वो है दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीपों में दोस्तों वे भाग शामिल किए जाते हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं और ऊपर जो चट्टानी भाग पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ प्रवाल द्वीप भी पाए जाते हैं। तो ये जो दूरस्थ द्वीप हैं वो तटीय द्वीप माफ़ कीजिए चट्टानी द्वीप और प्रवाल द्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। चट्टानी द्वीप या पर्वतीय द्वीप में हम बात करते हैं जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार, अरब सागर में पाए जाने वाले वे द्वीप जो मतलब उस पानी में जो है चारों तरफ पानी में जो ऊंचे ऊपर उठे हुए चट्टानी जो जगह है, जो क्षेत्रफल है वो इसमें पाए जाते हैं। इसमें कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार से भी हुई है। इसका जो दूसरा भाग है वो है प्रवाल द्वीप। जो दूरस्थ द्वीप का जो दूसरा भाग है वो है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप में कुछ द्वीपों को हम शामिल करते हैं जैसे लक्षद्वीप है, अमनदीवी है और मिनिकाय है, कवरती है, इलायची आदि जो द्वीप हैं वो प्रवाल द्वीप माने जाते हैं। दोस्तों, तो आज हमने आपको जो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश यानी भारत के विभाजन, जो कि पहला विभाजन है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विभाजन है विशाल मैदान, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है आपके प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है आपका तटीय मैदान और छठा है द्वीपीय समूह। इनको जो हमसे बेसिक जानकारी हम आपको दे सकते थे वो हमने आपको दी है। नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे वो किसी अन्य टॉपिक को लेकर उस पर विस्तृत चर्चा के रूप में आपके सामने उपस्थित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बहुत कम समय में हम आपको जितनी जानकारी दे पाते थे, जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अन्य टॉपिक को लेकर के बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ के साथ। अगर आपको लगता है कि जानकारी सही है तो हमें लाइक करें। आप यदि संतुष्ट हैं तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।